डूरंड रेखा भारत को किससे जोड़ती है? क्या भारत को भूटान से जोड़ती है, या म्यांमार से जोड़ती है, चीन से जोड़ती है, या अफगानिस्तान से? अपना सही आंसर दोस्तों अफगानिस्तान हो गया है। सन 1896 ईस्वी में सर डूरंड दोस्तों ये एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, ब्रिटिश भारत की बात है। सन 1896 में सर डूरंड के द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों ये डूरंड रेखा खींची गई थी। तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। डूरंड रेखा के बारे में दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखना, जब 1896 में ये रेखा खींची गई थी दोस्तों, तब भारत और अपने अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। लेकिन आपको पता है दोस्तों 1947-48 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध के बाद जम्मू कश्मीर का दोस्तों जो पश्चिमी एरिया है ना, जिसे अपन पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वह दोस्तों आजकल पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आ गया है। और ये जो डूरंड रेखा है ना दोस्तों, ये उधर वाले एरिया में आ गई, यानी कि उस पीओके क्षेत्र में आ गई है। तो वर्तमान कंटेंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, कि वर्तमान समय में डूरंड रेखा किन दो देशों के अधिकार क्षेत्र में है? तो दोस्तों यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश के अधिकार क्षेत्र में है वर्तमान समय में। लेकिन जब इस रेखा का निर्धारण किया गया था 1896 में सर डूरंड के द्वारा, तब यह रेखा कौन से देशों के बीच में थी? यह भारत और अफगानिस्तान देश के बीच में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, या इसमें यदि और कोई ऑप्शन का क्वेश्चन बनता है तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे भूटान और म्यांमार के बारे में यदि क्वेश्चन पूछा जाए, तो दोस्तों भूटान और म्यांमार के बीच में ऐसी कोई सीमा रेखाएं नहीं है, यानी कोई रेड क्लिफ रेखा नहीं है, मैकमोहन रेखा नहीं है, या डूरंड रेखा नहीं है। भारत और भूटान के बीच तथा भारत और म्यांमार के बीच जो प्राकृतिक सीमा रेखाएं हैं वही है दोस्तों प्राकृतिक सीमा रेखाएं। जैसे नदियां आ जाए दोस्तों दोनों देशों के बॉर्डर पर, या हिमालय पर्वत श्रृंखला की कुछ पर्वत चोटियां आ जाए, तो उन्हीं को दोस्तों निर्धारित माना गया है, या निर्धारक मानक माना गया है। तो भूटान और म्यांमार के बीच तथा भूटान, भारत और म्यांमार के बीच किसी प्रकार की कोई सीमा रेखा नहीं है, और इनके मैत्रीपूर्ण संबंध है। यदि दोस्तों चीन की बात की जाए, तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है दोस्तों मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है भाई? मैकमोहन रेखा। पूछ रहे जाए भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? सन 1914 में खींची गई थी भाई। कब खींची गई थी? 1914 में। 1914 का दोस्तों एक और क्वेश्चन ध्यान रखना आप, 1914 में ही दोस्तों पनामा नहर बनाई गई थी। यदि आपसे पूछने जाए पनामा नहर कब बनाई गई थी? 1914 में। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? 1914 में। क्वेश्चन आपसे ये पूछने जाए सबसे पहले पनामा नहर का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों जो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट थे ना, भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट, उन्होंने ही दोस्तों सबसे पहले पनामा नहर का सुझाव दिया था। दोबारा देखो सभी प्रकार के क्वेश्चन। डूरंड रेखा किसको जोड़ती है? भारत को किससे जोड़ती है? डूरंड रेखा भारत को अफगानिस्तान से जोड़ती है। डूरंड रेखा का निर्धारण सर डूरंड द्वारा 1896 में किया गया। भारत और चीन की सीमा का नाम मैकमोहन रेखा है। इस रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया। 1914 में ही दोस्तों पनामा नहर बनाई गई। सबसे पहले पनामा नहर का सुझाव हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया था, भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया था। भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा है। भारत और भूटान के बीच में भी प्राकृतिक सीमा है। भारत और बांग्लादेश की सीमा को दोस्तों 3 बीघा गलियारा कहते हैं भाई। भारत और बांग्लादेश के सीमा क्षेत्र क्या कहते हैं? 3 बीघा गलियारा। और भारत और पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र को दोस्तों रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। एक बात ध्यान रखना, बांग्लादेश बनने से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है। भारत की प्रथम एसटी वर्ग की महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? एसटी वर्ग का मतलब दोस्तों जनजाति वर्ग से राष्ट्रपति बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? दोस्तों मतलब कि ये इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी जनजाति वर्ग से, किसी आदिवासी वर्ग से या किसी एसटी समुदाय से आकर कोई महिला दोस्तों भारत का सर्वोच्च पद धारण कर रही है या भारत की प्रमुख बन रही है दोस्तों। तो भारत की प्रथम आदिवासी महिला वर्ग की राष्ट्रपति कौन बनी है भाई? हाल ही का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्या इंदिरा गांधी बनी है, या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी है, द्रौपदी मुर्मू बनी है, या दोस्तों सुषमा स्वराज बनी है? अपना सही आंसर होगा दोस्तों द्रौपदी मुर्मू।
द्रौपदी मुर्मू दोस्तों हाल ही में वर्ष 2022 में ही भारत में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाली ऐसी पहली महिला है जो किसी दोस्तों आदिवासी समुदाय से आई है या किसी जनजाति वर्ग से आई है। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी ये दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी भाई। भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थी भाई? इंदिरा गांधी, जिन्हें इतिहास में दोस्तों आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई? आयरन लेडी के नाम से। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों कि भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री नहीं है, इसके साथ साथ दोस्तों भारत में अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री का जो खिताब है ना वो दोस्तों इंदिरा गांधी को ही मिला है। मतलब भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री केवल इंदिरा गांधी बनी है, जिन्हें इतिहास में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दोस्तों, इन्हें बहुसा के उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुसा के नाम से किसे जाना जाता है? बहुसा के उपनाम से दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को माना जाता है भाई। ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। क्वेश्चन आपसे पूछ ले, कोई भी महिला हो, किसी भी वर्ग से हो, पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी, भारत की प्रथम फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है दोस्तों, तो वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इंदिरा गांधी बनी है। और प्रथम महिला वर्ग से आदिवासी समुदाय की राष्ट्रपति कौन बनी है भाई? द्रौपदी मुर्मू बनी है। सुषमा स्वराज कौन है भाई? सुषमा स्वराज का दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है। बहुत ही शानदार नेता थी दोस्तों, प्रतिभा की धनी थी ये सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज दोस्तों भारत की प्रथम विदेश मंत्री, पूछ ले जाए कि भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री, भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन बनी थी? सुषमा स्वराज दोस्तों भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार आप सब जानते होंगे दोस्तों, फिल्म क्षेत्र में भारत की तरफ से दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है भाई। क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि भारत में फिल्म क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है भाई। ठीक है दोस्तों, और ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है 2022, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है भाई? अभिनेता के बारे में पूछ रहा है दोस्तों कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 में सबसे बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? क्या रणवीर सिंह को दिया गया है, कृति सेनन को दिया गया है, शेरशाह सूरी को दिया गया है, या फिर पुष्पा को दिया गया है? दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पूरा मतलब एक ही क्वेश्चन में दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार का पूरा क्लियर करवा देता हूं मैं, कि इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया ना तो दोस्तों आप सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे। पहला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2022 के इस पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दोस्तों रणवीर सिंह को दिया गया भाई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? रणवीर सिंह को। जबकि सर्वश्रेष्ठ दोस्तों अभिनेत्री किसे चुना गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया भाई साहब कृति सेनन को। किसे चुना गया? कृति सेनन को। और ये जो शेरशाह सूरी है ये दोस्तों इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अनुसार सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई भाई। दादा साहब फाल्के अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के क्षेत्र में किसे दिया गया भाई? शेरशाह को दिया गया। जबकि आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए दोस्तों फिल्म ऑफ द ईयर, फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया? पुष्पा मूवी को चुना गया भाई। दोबारा देख लीजिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अनुसार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार पुष्पा को। यानी गंगानगर हनुमानगढ़ में जो मुख्य भेड़ की नस्ल पाई जाती है उसे नाली कहते हैं। नाली एक भेड़ की नस्ल है जो सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है। भेड़ों के बारे में राजस्थान से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़े। पूरे भारत में सबसे ज्यादा भेड़ दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर में और न्यूनतम भेड़ दोस्तों धौलपुर जिले में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में, सबसे कम भेड़ें धौलपुर जिले में। राजस्थान में सबसे ज्यादा जिस नस्ल की भेड़ पाई जाती है वह मारवाड़ी नस्ल है दोस्तों, और यह मारवाड़ी नस्ल पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ में सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। पूछा जाता है सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन सी नस्ल की भेड़ में पाई जाती है भाई? मारवाड़ी नस्ल की भेड़ में पाई जाती है। अविका नगर भेड़ अनुसंधान केंद्र ये टोंक जिले में है। पूछ लेगा राजस्थान में भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? अविका नगर मालपुरा टोंक। भेड़ के मामले में दोस्तों चोकला भेड़ के बारे में जरूर पढ़ें।
चोकला दोस्तों राजस्थान की सबसे सुंदर भेड़ है और ये चोकला भेड़ शेखावाटी में पाई जाती है, यानी सीकर, चूरू और झुंझुनू वाले इलाकों में देखने को मिलती है ये चोकला भेड़। इसी चोकला भेड़ को दोस्तों छापर भेड़ भी कहते हैं और इसी चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है या राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। मेरिनो क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बढ़िया किस्म की भेड़ पाई जाती है, दुनिया की सबसे बढ़िया किस्म की भेड़ है दोस्तों मेरिनो, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इस भेड़ से सबसे उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों राजस्थान की या भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है? चोकला भेड़ को कहा जाता है। इसे छापर भी कहते हैं। यह शेखावाटी में देखने को मिलती है और सबसे सुंदर भेड़ है। ठीक है दोस्तों, यहां देखें इसी घग्गर बेसिन में दोस्तों पीलीबंगा और कालीबंगा ये दो सभ्यता स्थल भी हैं। पूछ लिया जाए राजस्थान में कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता स्थल कहां देखने को मिलते हैं? हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी के किनारे देखने को मिलते हैं? घग्गर नदी के किनारे दोस्तों देखने को मिलते हैं। देखिए कालीबंगा और पीलीबंगा के बारे में। पीलीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों पीले रंग की चूड़ियां और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स और पढ़ें। कालीबंगा दोस्तों एक नगरीय सभ्यता है, यह ग्रामीण सभ्यता नहीं है, यह एक नगरीय सभ्यता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई थी। भाई पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष के द्वारा। कब की गई? 1952 में की गई। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कब किया गया या कालीबंगा सभ्यता का खुदाई कार्य कब किया गया? 1961-62 में किया गया था। किन दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया? ये दोस्तों ब्रजवासी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। अतः हम सार रूप में ये कह सकते हैं कि 1961-62 में ब्रजवासी लाल और बीके थापर ने मिलकर कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया या खुदाई का कार्य किया। एक ध्यान रखना दोस्तों, प्रोजेक्ट सरस्वती या इससे पहले यहां और ध्यान रखना दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से मुख्य रूप से क्या क्या जानकारियां मिलती है? कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों लकड़ी की नालियां मिलती है। यहां से दोस्तों भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, 7 अग्निवेदिकाएं मिलती है, गेहूं जो कि मिश्रित फसल की जानकारी मिलती है। यहां पर दोस्तों समकोण पर काटने वाली नालियों की जानकारी मिलती है। यहां पर दोस्तों समकोण पर काटने वाली सड़कों की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए प्रोजेक्ट सरस्वती क्या है। राजस्थान में ये जो घग्गर नदी है इसे प्राचीन समय में दोस्तों सरस्वती नदी कहा जाता था। सरस्वती एक ऋग्वैदिक नदी है दोस्तों। घग्गर को ऋग्वेद में सरस्वती नदी के नाम से 3 बार उल्लेखित किया गया है और ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी भी माना जाता था। तो ओएनजीसी जो कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, वो क्या करती है दोस्तों? जैसलमेर में इस सरस्वती नदी के मार्ग में प्रोजेक्ट सरस्वती के नाम से कुएं खोद रही है, मीठे जल के कुएं खोद रही है, जिसे दोस्तों प्रोजेक्ट सरस्वती कहा जाता है। राजस्थान में बनास नदी को वर्णासा नदी कहते हैं, इसे वशिष्ठी नदी कहते हैं और इसे दोस्तों वन की आस या वन की आशा कहा जाता है या वन की आस भी कहा जाता है। बनास नदी का दोस्तों जो चौथी महत्वपूर्ण बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो इस प्रकार है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, यानी पूर्णतः राजस्थान में, इतना जरूर ध्यान रखना, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। इस पूर्णतः से क्या मतलब है भाई? इसका मतलब यह है, यहां देखें पहले एक बार, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये अपना राजस्थान है, छोटा बना देता हूं एक बार के लिए तुम्हें समझाने के लिए बस, और बनास नदी के बारे में डिटेल्स थोड़ी अलग से बताई जाएगी आपको वहां। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये अपना राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान में दोस्तों इधर से एक बड़ी नदी बहती है भाई, आप सब इससे परिचित हो ही गए। ये आपकी चंबल नदी है जो इन 6 जिलों में बहती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है। जानापाव की पहाड़ी से निकलती है और इटावा में यमुना में मिल जाती है। ये अपनी बनास नदी भाई यहां से निकलती है अरावली की पहाड़ियों से, राजसमंद जिले में से, और यहां से निकलकर दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान में बहती हुई यहां जाके मिल जाएगी इसमें, किसमें भाई? चंबल नदी में। यानी ये राजसमंद जिले से निकलती है भाई, आपको पता है राजसमंद जिला राजस्थान का ही है, ठीक है। अंदर की भाग की बात थोड़ी आगे साइड में करेंगे भी, एक बार मोटे तौर पर पढ़ ले आप। और ये नदी समाप्त होती है भाई सवाई माधोपुर जिले में, सवाई माधोपुर जिले में।
सवाई माधोपुर जिला भी राजस्थान का ही है, और ये आपका राजसमंद जिला भी राजस्थान का ही है। ये नदी निकलती भी राजस्थान से है और समाप्त भी राजस्थान में ही होती है। इसे कहते हैं पूर्ण बहाव के आधार पर। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वह है बनास नदी। लेकिन आपसे ऐसे पूछ ले कि राजस्थान में से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी बताइए, तो दोस्तों आपका आंसर चंबल हो जाएगा। फिर क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई 1051 किलोमीटर है भाई। चंबल की लंबाई कितनी है? 1051 किलोमीटर है। यदि आपसे केवल बनास नदी की लंबाई पूछे दोस्तों, तो बनास नदी की लंबाई है भाई 512 किलोमीटर। लेंथ ऑफ बनास, या बनास नदी की लंबाई बताइए। बनास नदी की लंबाई है 512 किलोमीटर। यह नवीनतम आंकड़ा है। यदि पुराना आंकड़ा पूछ ले कि पहले बनास नदी की लंबाई कितनी मानी जाती थी, तो यह भी ध्यान रख लीजिए भाई साहब, 480 किलोमीटर थी। यह न्यू आंकड़ा है भाई, निवेस्ट आंकड़ा। 512 किलोमीटर है बनास नदी की लंबाई, और पहले पुराने आंकड़ों के हिसाब से बनास नदी की लंबाई कितनी मानी जाती थी? 480 किलोमीटर मानी जाती थी। सभी नदियों के नए आंकड़े ध्यान रखना। जैसे चंबल नदी की वर्तमान लंबाई 1051 किलोमीटर है, पहले इसकी लंबाई 966 किलोमीटर ही मानी जाती थी। चंबल नदी वर्तमान में राजस्थान में 322 किलोमीटर बहती है, जबकि पहले केवल 135 किलोमीटर ही बहती थी। माही नदी की राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है, और माही नदी की टोटल लंबाई 576 किलोमीटर है। साबरमती नदी की राजस्थान में लंबाई 45 किलोमीटर है, जबकि साबरमती नदी की टोटल लंबाई 416 किलोमीटर है। जो कांतली नदी है उसकी राजस्थान में लंबाई दोस्तों 100 किलोमीटर है। कांतली नदी के बारे में भी आप विशेष ध्यान रखना। कांतली नदी में और घग्गर नदी के बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपको दोस्तों मुसीबत में डाल देगा या कंफ्यूज पैदा कर देगा। ध्यान से सुनना। राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी बताइए, तो घग्गर नदी हो जाएगी। घग्गर नदी की लंबाई 465 किलोमीटर है दोस्तों। ये सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी तो हो गई घग्गर नदी। लेकिन आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी बताओ, तो आपका सही जवाब कांतली नदी होगा, ना कि घग्गर नदी। घग्गर नदी पूर्ण रूप से राजस्थान में नहीं बहती भाई। कहां? हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पंजाब में बहती है, राजस्थान में बहती है, और फिर पाकिस्तान में भी बहती है। तो घग्गर पूर्णतः बहने वाली नहीं है भाई। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी तो दोस्तों कांतली नदी है, जो सीकर जिले में बहती है और झुंझुनू जिले में बहती है। सीकर और झुंझुनू में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, और यहां यह नदी 100 किलोमीटर लंबी बहती है। आगे क्या बात समझ में? ठीक है दोस्तों, तो इन नदियों की लंबाई आप जरूर ध्यान रखें। लूणी नदी की लंबाई के बारे में भी ध्यान रखना। लूणी नदी की लंबाई 495 किलोमीटर है। अब देखिए दोस्तों आप इस बनास नदी के बारे में। बनास नदी को वर्णासा नदी कहते हैं, वशिष्ठी नदी कहते हैं, वन की आस या वन की आशा, और पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। ये जो बनास नदी है इसकी लंबाई वर्तमान में 512 किलोमीटर है, और पहले दोस्तों 480 किलोमीटर मानी जाती थी। अब यहां ध्यान दें दोस्तों, मोटे तौर पर पढ़ते हैं बनास नदी के बारे में। जैसे यह है दोस्तों आपकी खमनोर की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां है भाई? ये राजस्थान में खमनोर की पहाड़ियां हैं भाई। खमनोर की पहाड़ियां, जो खमनोर की पहाड़ियां, और खमनोर की पहाड़ियां है भाई राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में। ये राजसमंद वही जिला है जहां राजसमंद झील है। राजसमंद राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम किसी झील के नाम पे रखा गया, और उस झील का नाम है दोस्तों राजसमंद झील। यह मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा बनाई गई थी, और इसी राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी की पाल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नौचौकी की पाल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? नौचौकी की पाल कहा जाता है, जिसके ऊपर दोस्तों मेवाड़ प्रशस्ति लगी हुई है, या राज प्रशस्ति लगी हुई है। और यह राज प्रशस्ति दोस्तों राजसमंद के राजा महाराणा राज सिंह के द्वारा ही लगवाई गई थी। ये जो राज प्रशस्ति का लेखक था वो था दोस्तों रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग। और ये जो राज प्रशस्ति है इससे हमें क्या जानकारी मिलती है दोस्तों? सबसे बड़ी जानकारी तो ये मिलती है कि इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है भाई। किसका इतिहास लिखा हुआ है?
मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। मेवाड़ में बप्पा रावल, जिसे काल भोज कहते थे, मेवाड़ में बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक की जो उपलब्धियां हैं दोस्तों, वो इस राज प्रशस्ति से हमें प्राप्त होती है। और ये राज प्रशस्ति दोस्तों संस्कृत भाषा का अभिलेख है भाई। कौन सी भाषा का अभिलेख है? संस्कृत भाषा का अभिलेख है। तो ध्यान रखें, राजसमंद झील राजसमंद जिले में है, और राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियां भी हैं। इन्हीं खमनोर की पहाड़ियों से अपनी नदी निकलती है भाई, बनास नदी। इस प्रकार से बहती है, यहां से निकलेगी दोस्तों ये नदी, इस प्रकार से ऐसे बहेगी भाई ये नदी राजस्थान में। आपके लिए दोस्तों बनास नदी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान देके पढ़ना आज, क्योंकि दोस्तों ये राजस्थान की प्रमुख नदी है भाई बनास नदी। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहां से। कोई भी एग्जाम पेपर उठाकर देख लीजिए, राजस्थान की नदियों के बारे में यदि कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो सबसे ज्यादा अब तक बनास नदी या चंबल नदी के बारे में पूछा गया है। लेकिन जब कभी भी दोस्तों आरपीएससी के द्वारा कोई एग्जाम का आयोजन करवाया जाए ना, तो माही नदी का स्पेशल ध्यान रखना, वो माही नदी के बारे में ज्यादा पूछती है। सबसे ज्यादा सामान्य क्वेश्चन तो माही नदी के बारे में यही पूछा जाता है, आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं, या माही नदी पर त्रिवेणी संगम कहां स्थित है, या राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही परियोजना का राजस्थान और गुजरात में हिस्सेदारी कितनी है। आगे बात समझ में। या माही नदी पर बने हुए किसी बांध के बारे में पूछ लिया जाता है, माही की सहायक नदियों के बारे में पूछ लिया जाता है, सहायक नदियों पर यदि कोई बांध परियोजना बनी हुई है तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो माही, चंबल और बनास ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए। तो किसी भी नदी की 2 बातें तो आप विशेष ध्यान रखें। एक तो नदी का उद्गम स्थल क्या है, बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद जिला है भाई। किसी भी नदी का मुहाना यानी संगम क्या होता है, कि ये नदी समाप्त कहां होती है जाके, तो बनास नदी तो दोस्तों चंबल में समाप्त होगी भाई। बनास नदी तो किसमें समाप्त होगी? चंबल में समाप्त होगी। ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी बह रही है भाई, और इसी बड़ी नदी में दोस्तों जल डाल देती है थोड़ा बहुत बनास की नदी चंबल। चरमणवती नदी जो मध्य प्रदेश राज्य में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से निकलती है, जानापाव की पहाड़ियों से, और ये चंबल नदी आगे जाती है दोस्तों यमुना नदी में, इटावा के निकट। तो इस चंबल में दोस्तों जल डालती है ये बनास नदी। चंबल में दोस्तों जिस स्थान पे जल डालती है ना, यहां इस स्थान को कहा जाता है भाई रामेश्वरम। इस स्थान को क्या कहा जाता है? रामेश्वरम। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामेश्वरम स्थान सवाई माधोपुर जिले में है भाई। मेवाड़ में 40 दिन तक कौन सा लोक नृत्य चलता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान के कला और संस्कृति टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया गया है, और काफी गजब का क्वेश्चन उठाया गया है दोस्तों कि मेवाड़ तो जानते हो दोस्तों, वर्तमान का उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, थोड़ा बहुत भीलवाड़ा का बिजोलिया वाला ये एरिया दोस्तों, इस क्षेत्र में मिलाकर प्राचीन समय में मेवाड़ कहा जाता था भाई। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ है, जो अंग्रेजों के द्वारा गठित की गई। राजस्थान की दोस्तों जो सबसे बड़ी रियासत है वो दोस्तों मारवाड़ रही है। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा मानी जाती है, और राजस्थान की सबसे सुंदर रियासत दोस्तों सिरोही को माना जाता है। राजस्थान में धौलपुर और भरतपुर ये 2 जाट रियासतें थी। राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी, जिसे दोस्तों नवाबों की नगरी कहा जाता है, और राजस्थान में करौली रियासत दोस्तों यादव रियासत से संबंध रखती थी। पूछ रहा है कि मेवाड़ रियासत में 40 दिन तक कौन सा लोक नृत्य चलता है भाई? 40 दिन तक। मैं आपको बता दूं ये लोक नृत्य दोस्तों सावन और भादवे के महीने में चलता है, यानी सावन भादो महीनों में चलता है। आ रही बात समझ में? होता है क्या दोस्तों? श्रावण पूर्णिमा, जिसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है, यानी श्रावण महीने में पूर्णिमा के दिन दोस्तों ये त्योहार मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। बहन अपने भाई के हाथ के राखी बांधती है रक्षा का संदेश मानते हुए। तो मेवाड़ में दोस्तों उस रक्षाबंधन के दिन से लेकर भादवे में आगे तक, यानी अश्विन शुक्ल लगभग नवमी तक, वहां तक दोस्तों 40 दिन तक एक लोक नृत्य चलता है। क्या इस लोक नृत्य को 13 ताड़ी नृत्य कहते हैं? क्या इसे बम नृत्य कहते हैं? या दोस्तों इसे गिंदड़ नृत्य कहा जाता है? या इसे गौरी नृत्य कहा जाता है? देखिए दोस्तों, 13 ताड़ी, बम नृत्य, गिंदड़ नृत्य और गौरी नृत्य।
अपने क्वेश्चन का सही आंसर तो दोस्तों गौरी नृत्य हो जाएगा भाई, ठीक है। और ये नृत्य राजस्थान में भील जनजाति के द्वारा किया जाता है भाई। कौन सी जनजाति के द्वारा? भील जनजाति के द्वारा। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गौरी लोक नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा। या दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गौरी लोक नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? क्या ये क्षेत्रीय नृत्य है, क्या ये व्यवसायिक नृत्य है, या फिर दोस्तों ये जनजाति के द्वारा किया गया नृत्य है? तो दोस्तों ये जनजातियों के द्वारा किया गया नृत्य है, मुख्यतः भील जनजाति के द्वारा किया जाता है और दक्षिणी राजस्थान में ये ज्यादा किया जाता है और सबसे ज्यादा दोस्तों उदयपुर जिले में किया जाता है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा भील जनजाति कहां पाई जाती है भाई? उदयपुर जिले में पाई जाती है। गौरी जो नृत्य है दोस्तों ये भगवान शिव की पूजा करने के लिए किया जाता है या भगवान शिव की आराधना करने के लिए किया जाता है। जो गौरी लोक नाट्य है दोस्तों ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य भी माना जाता है। पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है भाई? गौरी लोक नाट्य है। इसीलिए इस गौरी लोक नाट्य को राजस्थान में मेरू नाट्य कहा जाता है। मेरू नाट्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मेरू नाट्य पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है दोस्तों? बहुत सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के लोक नृत्यों में मेरू नाट्यों की संज्ञा किसे दी गई है? मेरू नाट्य की संज्ञा दी गई है दोस्तों गौरी लोक नाट्य को। और गौरी लोक नाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य भी है। ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है और सबसे ज्यादा राजस्थान के उदयपुर जिले में किया जाता है। कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों? यहां से यानी गौरी लोक नाट्य से मुख्य रूप से यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन से क्वेश्चन? दोबारा दोहरा दूं, मेवाड़ में वह लोक नृत्य कौन सा है जो लगभग 40 दिनों तक चलता है? यानी श्रावण पूर्णिमा से लेकर अश्विन शुक्ल नवमी तक चलता है, ऐसा लोक नृत्य कौन सा है भाई? उस लोक नृत्य का नाम है गौरी लोक नृत्य। पूछ लिया जाएगा दूसरा क्वेश्चन, गौरी लोक नृत्य कौन सी जनजाति करती है? भील जनजाति के लोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? गौरी लोक नृत्य है। चौथा क्वेश्चन, गौरी लोक नृत्य राजस्थान में कहां किया जाता है? मुख्यतः कौन सी जिले में किया जाता है? उदयपुर जिले में किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान में किस लोक नृत्य को मेरू नाट्य कहा जाता है? तो दोस्तों गौरी लोक नृत्य को मेरू नाट्य कहा जाता है। बाकी के ऑप्शन भी देखिए आप, तेरताली नृत्य, बम नृत्य और गिंदड़ नृत्य। ये तीन नृत्य भी दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी यहां से भी दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। या राजस्थान के एग्जाम्स में दोस्तों कला और संस्कृति बहुत ही जबरदस्त पार्ट है। कोई सी भी एग्जाम उठा के देख लीजिए दोस्तों आप, यदि उस एग्जाम के अंदर उस एग्जाम के सिलेबस के अंदर यदि दोस्तों कला और संस्कृति का पार्ट ऐड है ना, तो ऐसे मान लीजिए दोस्तों सिलेक्शन का जो मेन आधार है ना वो कला और संस्कृति ही है। यहां से दोस्तों विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मंदिरों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लोक नृत्य, लोक देवता, लोक देवियां, लोक डांस मतलब नृत्य हो गए दोस्तों। किताबों के बारे में पूछ ले जाए, साहित्य के बारे में पूछ ले जाए, चित्रकलाओं के बारे में पूछ ले जाए, यानी विभिन्न प्रकार के दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो कला और संस्कृति बहुत ही शानदार चैप्टर है। यहाँ के कंटेंट दोस्तों आप क्लियर रखें, यहाँ से बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आप बाकी ये तीन ऑप्शन भी देखिए। तेरह ताड़ी नृत्य, तेरह ताड़ी नृत्य दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि रामदेव जी के मेले का प्रसिद्ध है। राजस्थान में रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा दोस्तों तेरह ताड़ी नृत्य किया जाता है। अब तेरह ताड़ी का मतलब क्या है? महिला दोस्तों नीचे बैठकर तेरह मंजीरे बांधकर नृत्य करती है। इसमें पूछा जाता है कि तेरह ताड़ी नृत्य में किस प्रकार से इसकी प्रकृति क्या है डांस करने की, नृत्य करने की। तो दोस्तों इसमें महिलाएं नीचे आंगन में बैठ के नृत्य करती है, या जहां पर इसका जो मंच लगाया हुआ होता है वहां दोस्तों नीचे बैठ के ये डांस करती है। दूसरी बात, इसमें कितने मंजीरों का प्रयोग किया जाता है? इसमें दोस्तों लगभग 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। लगभग क्या फिक्स है, ध्यान रखना 13 ताड़ी, नाम से पता चला 13 है। 13 ताड़ी यानी 13 मंजीरों को आपस में टकराकर ये नृत्य किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था, 13 ताड़ी नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान में कौन से देवता या कौन से लोक देवता के मेले में किया जाता है? तो रामदेव जी के मेले की प्रमुख विशेषता है भाई साहब 13 ताड़ी नृत्य। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 13 ताड़ी नृत्य का उद्गम कहां हुआ भाई? 13 ताड़ी नृत्य का उद्गम हुआ था पाली जिले में। पाली जिले का एक गांव है पदराड़ा गांव। क्या नाम है भाई साहब उसका? पदराड़ा गांव है पाली जिले का, जहां 13 ताड़ी नृत्य का उद्गम हुआ।
और दोस्तों ये 13 ताड़ी नृत्य है, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 13 ताड़ी नृत्य की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है, सबसे अच्छी डांसर कौन है, तो दोस्तों उसका नाम है मांगी बाई। क्या नाम है भाई? मांगी बाई। और ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की रहने वाली है। दोबारा देखें, 13 ताड़ी नृत्य में 13 मंजीरा बांधकर महिला नीचे बैठकर ये नृत्य करती है। 13 ताड़ी नृत्य रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा की जाती है। 13 ताड़ी नृत्य का उद्गम पाली जिले के पदराड़ा गांव से हुआ। 13 ताड़ी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना चित्तौड़गढ़ जिले की मांगी बाई है। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर रामदेव जी के बारे में भी बता दूं, मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों, यदि कोई क्वेश्चन आ जाएगा जैसे बाबू जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, यहाँ कोई क्वेश्चन बढ़ जाएगा तो यहाँ थोड़ा अच्छे से बता दूंगा मैं। बम नृत्य देख लीजिए, यहाँ केवल लोक नृत्यों के बारे में देख लीजिए। बम नृत्य दोस्तों राजस्थान के भरतपुर जिले में किया जाता है भाई। बम नृत्य कहां पर किया जाता है? बम नृत्य राजस्थान के भरतपुर में किया जाता है। बम भरतपुर में किया जाता है, इसलिए इसे भरतपुर में दोस्तों बम रसिया भी कहा जाता है। भरतपुर में दोस्तों ये बम नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है भाई। किसके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों के द्वारा। और ये किस खुशी में किया जाता है? नई फसल आने की खुशी में ये नृत्य किया जाता है। तो बहुत गजब का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, बम नृत्य या बम रसिया नृत्य राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। बम नृत्य किस उद्देश्य से किया जाता है? यह नई फसल के आने से किया जाता है, या नई फसल आने की खुशी में या उसके अच्छे उत्पादन के लिए भगवान से प्रार्थना आराधना करने के लिए दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। दूसरी बात है बम नृत्य की कि ये किसके द्वारा किया जाता है, या क्या पुरुष और महिला दोनों इसमें भाग लेती है, या केवल महिलाएं भाग लेती है, या फिर पुरुष भी भाग लेते हैं? तो दोस्तों इसमें केवल पुरुषों के द्वारा ही ये बम नृत्य किया जाता है। अगला देखिए गिंदड़। ये दोस्तों शेखावाटी का बहुत ही सुप्रसिद्ध नृत्य है। पूछ ले जाए गिंदड़ नृत्य राजस्थान में कहां किया जाता है? ये राजस्थान के शेखावाटी जिले में किया जाता है, या शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में जिले कौन कौन से आते हैं भाई? सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू, इन तीनों जिलों में दोस्तों ये नृत्य किया जाता है, गिंदड़ नृत्य। ध्यान रखना, गिंदड़ नृत्य भी दोस्तों केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा। यानी जो महिला पात्र के किरदार होते हैं वो दोस्तों पुरुष ही निभाते हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि गिंदड़ लोक नृत्य में, पहली बात तो गिंदड़ एक व्यावसायिक नृत्य है। कैसा है भाई? व्यावसायिक नृत्य है, यानी पैसों की दृष्टि से, कमाई की दृष्टि से ये नृत्य किया जाता है, गिंदड़ लोक नृत्य। तो गिंदड़ लोक नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में एक व्यावसायिक नृत्य का उदाहरण है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष ही महिला पात्रों की भूमिका निभाते हैं, जिन्हें गणगौर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? गणगौर। और ऐसे पात्र जो पुरुष के रूप में बार बार डांस करते रहते हैं, बार बार दोस्तों नाचते रहते हैं, उन्हें कहा जाता है गिंदड़िया। क्या कहा जाता है भाई? गिंदड़िया। यहाँ पर दोस्तों अनेक प्रकार के करतब रचे जाते हैं, अनेक प्रकार के स्वांग, अनेक प्रकार के करतब दिखाए जाते हैं, नृत्य दिखाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको, जैसे आप क्वेश्चन पूछे जैसे दुल्हा दुल्हन, दुल्हा दुल्हन, डाकणे डाकिनी, इस प्रकार के दोस्तों स्वांग रचे जाते हैं यहाँ पर। तो दोबारा देखें, मेवाड़ में 40 दिन तक कौन सा लोक नृत्य चलता है भाई? गौरी लोक नृत्य चलता है। गिंदड़ लोक नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी में, केवल पुरुषों के द्वारा। बम नृत्य भरतपुर में नई फसल के आगमन पे किया जाता है। 13 ताड़ी नृत्य रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था भाई? जब 1857 की क्रांति हुई थी, जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। पहला क्वेश्चन तो यही ध्यान रखिए आप कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने नाम दिया भाई? ये वीर दामोदर सावरकर के द्वारा दिया गया था भाई। किसके द्वारा दिया गया था? वीर दामोदर सावरकर के द्वारा। वीर दामोदर सावरकर वही क्रांतिकारी थे जो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, जिन्होंने सेल्युलर जेल में काला पानी की सजा भुगती थी, या वहां पर अंग्रेजों के द्वारा इन्हें काला पानी की सजा के रूप में बहुत ही बुरी यातनाएं दी गई थी। वीर दामोदर सावरकर को बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी थे, देश हित के लिए थी, राष्ट्र भावना इनमें दोस्तों कूट कूट के भरी हुई थी वीर दामोदर सावरकर में। तो पूछ रहा है कि वीर दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को कहा था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, या आजादी के लिए भारत के द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल। दोस्तों इस समय यदि राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल की बात की जाए तो दोस्तों ये लॉरेंस था भाई, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, अपना ये सही आंसर है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, जो दोस्तों अजमेर मुख्यालय में बैठते थे, यानी जो रेजिडेंट था राजस्थान में
वो दोस्तों अजमेर के अंदर ही था। क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहां पर था, तो दोस्तों इसका मुख्यालय था माउंट आबू में था भाई। कहां पर था? माउंट आबू में, जो वर्तमान में सिरोही जिले में पड़ता है। अब नेक्स्ट दोस्तों ये तीन ऑप्शन भी देखिए आप, या यहां आपको एक मुख्य क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको कि ये एजेंट टू गवर्नर जनरल तो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इस समय दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था भाई। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। दोबारा देखें, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय तो था लॉर्ड कैनिंग। हालांकि यहां पर इसे वायसराय नहीं कहा गया अभी तक। जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आएगा, उसके बाद में भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल तो था भाई साहब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ये मेजर बर्टन कौन था भाई? मेजर बर्टन कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। कहां का पॉलिटिकल एजेंट था भाई? पीए, पॉलिटिकल एजेंट। ऐसे होता था, भारत में सबसे बड़ा अधिकारी होता था ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के नीचे काम करते थे भाई साहब एजेंट टू गवर्नर जनरल, और एजेंट टू गवर्नर जनरल के नीचे काम कौन करते थे भाई? पॉलिटिकल एजेंट। तो मेजर बर्टन तो दोस्तों कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। होम्स कौन था? होम्स दोस्तों, होम्स से बताऊं मैं आपको, होम्स वह व्यक्ति था जिसने 1857 की क्रांति को दबाया था। जिसने राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी एरिनपुरा में, वहां दोस्तों दबाने वाला जो मुख्य अंग्रेज अधिकारी था जिसको लॉर्ड कैनिंग ने नियुक्त किया था, उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों कर्नल होम्स। क्या नाम था इसका? कर्नल होम्स। यानी इसने मुख्य रूप से आहुआ में युद्ध किया था, जिसकी जानकारी अगले क्वेश्चन में देने वाला हूं मैं। या सैडलर कॉटन देखे दोस्तों, सैडलर कॉटन कौन था? ये जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था ना मेजर बर्टन, इसका डॉक्टर था दोस्तों ये सैडलर कॉटन। 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की भी हत्या कर दी, और दोस्तों सैडलर कॉटन की भी हत्या कर दी, यानी इसके डॉक्टर की भी हत्या कर दी। इसके दो बेटे भी थे दोस्तों, एक का नाम था ओथर, उसको भी दोस्तों मार दिया गया था। जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन दोस्तों, इसका सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था, इसकी बढ़िया से रैली निकाली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन लॉरेंस, राजस्थान का एजीजी था। कौन सी छावनी राजस्थान में नहीं है? कौन सी छावनी राजस्थान में नहीं थी? यानी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में भाई साहब 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। तो उनमें से देख के आपको यह बताना है कि कौन सी राजस्थान में नहीं थी। क्या नसीराबाद राजस्थान में नहीं थी? नसीराबाद अजमेर में है, जो एक सैनिक छावनी थी, राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी। देवली, देवली टोंक में है भाई, यह भी एक सैनिक छावनी थी। टोंक, टोंक सैनिक छावनी नहीं थी भाई साहब, टोंक सैनिक छावनी नहीं थी। टोंक केवल एक मुस्लिम रियासत थी भाई। टोंक कौन थी? एक मुस्लिम रियासत थी जहां का शासक वजीरुद्दौला हुआ करता था। एरिनपुरा दोस्तों पाली जिले में पड़ती थी। ये एक सैनिक छावनी थी एरिनपुरा, जो कहां पर थी भाई साहब? पाली जिले में थी। यहां अब कई बच्चे दोस्तों इस क्वेश्चन में अड़च गए, उन्होंने थोड़ा सा ध्यान देकर नहीं किया, मतलब थोड़ा डीप तरीके से यदि उन्होंने नहीं पढ़ा तो उन्होंने दोस्तों यहां पर गलती कर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में दोस्तों यहां चारों ही ऑप्शन नहीं मिलते क्वेश्चन के हिसाब से कि कौन सी छावनी राजस्थान में नहीं है। उनके दिमाग में एक ही कीड़ा चल रहा है कि नीमच नहीं है। कौन नहीं है? नीमच नहीं है। नीमच दोस्तों वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में पड़ती है। उस समय जो नीमच छावनी थी वो राजस्थान से बाहर थी भाई, राजपूताना के क्षेत्र से बाहर थी। लेकिन ये नीमच सैनिक छावनी दोस्तों उदयपुर यानी मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के अधीन थी, और उस समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों सावर्स। उसका क्या नाम था? सावर्स था। तो यहां ध्यान दे लो, दोबारा बता दूं मैं आपसे, यदि क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता ना कि 1857 की क्रांति के समय ऐसी कौन सी सैनिक छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी, तो दोस्तों वो नीमच थी। और वो कौन से पॉलिटिकल एजेंट के अधीन थी? वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के अधीन थी। लेकिन यहां क्वेश्चन इसने इस प्रकार से पूछ के घुमा दिया बच्चों को कि कौन सी छावनी राजस्थान में नहीं है। दोस्तों नसीराबाद भी एक छावनी थी, देवड़ी भी एक छावनी थी, एरिनपुरा भी एक छावनी थी, लेकिन टोंक नाम की कोई सैनिक छावनी नहीं थी। मैंने जो 6 सैनिक छावनियां बताई थी उसमें दोस्तों 3 तो ये हो गई, देवड़ी, एरिनपुरा, नसीराबाद। एक हो गई नीमच सैनिक छावनी, एक हो गई दोस्तों खेरवाड़ा। एक कौन सी हो गई? खेरवाड़ा सैनिक छावनी। और एक कौन सी रह गई? जैसे नीमच, नसीराबाद, एरिनपुरा, एक ब्यावर दोस्तों जो अजमेर के अंदर हुआ करती थी। तो ये 6 ही सैनिक छावनियां थी राजस्थान के अंदर। टोंक नाम की कोई सैनिक छावनी नहीं थी। देखो उनमें दोस्तों हुआ क्या था,
ये जो देवड़ी थी दोस्तों, इसको जून 1857 में क्रांतिकारियों के द्वारा दहला दिया गया। जो नीमच सैनिक छावनी के विद्रोही थे दोस्तों, वो जब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो मार्ग में दोस्तों उन्होंने देवली को भी दौड़ा दिया, देवली को भी दहला दिया। यहाँ पर भी लूटपाट कर ली गई। और जो टोंक था दोस्तों, टोंक के जो राजा था उसके भी चारों तरफ घेरा डाल दिया गया, यहाँ से अपना बकाया वेतन वसूला गया और क्रांतिकारी दोस्तों दिल्ली की ओर कूच कर गए। जो नसीराबाद सैनिक छावनी है, यहाँ दोस्तों सबसे पहले 28 मई को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई। क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी भाई? 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से हुई थी। यहां पर क्या हुआ दोस्तों, यहां पर जो नसीराबाद में जो सैनिक तैनात थे, यहां पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक टुकड़ी के सिपाही भाई साहब तैनात थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोस्तों एक केपेनी, स्पार्टिस वुड, ऐसे 2-3 अंग्रेज अधिकारी थे दोस्तों, उनको तो मार दिया। और यहां से दोस्तों जो मतलब कि लूटपाट करनी थी, जितने भी वो यहाँ लूटपाट करके दोस्तों वो दिल्ली की ओर कूच कर गए, दिल्ली की ओर कूच कर गए। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नसीराबाद में जो तैनात सैनिक छावनी थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, जिसने विद्रोह किया, उसका साथ कौन सी नेटिव इन्फेंट्री ने दिया था? तो दोस्तों 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने नसीराबाद की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का साथ दिया था। ध्यान रखना, साथ देने वाली पैदल टुकड़ी थी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री या 30वीं पैदल टुकड़ी। यहां एक बात जरूर ध्यान रखना दोस्तों, ये जो आपका नसीराबाद है ना अजमेर में, अजमेर में दोस्तों एक अकबर ने किला बनवाया था, अकबर का किला, जिसे मैगनीज दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान का मैगनीज दुर्ग या मैगजीन दुर्ग किसे कहा जाता है? अकबर के किले को कहा जाता है, जो दोस्तों अजमेर जिले में था। और वो उस समय 1857 की क्रांति के समय अकबर का यह किला दोस्तों शस्त्रागार था अंग्रेजों का, यानी अंग्रेजों ने अपना गोला बारूद हथियार ये सब वहीं पर रखा हुआ था उसी मैगनीज दुर्ग में। तो दोस्तों यदि यहां से ये जो क्रांतिकारी थे नसीराबाद छावनी में विद्रोह करने के बाद में जब ये दिल्ली की ओर कूच कर गए, यहां पर यदि दोस्तों ये गलती ना करते ना, दिल्ली की ओर कूच नहीं करते और दोस्तों मैगनीज दुर्ग पर अधिकार कर लेते, वहां पर अंग्रेजों के शस्त्रागार गोला बारूद पर अपना अधिकार कर लेते ना, तो दोस्तों उसी दिन राजस्थान में तो पूरे अंग्रेज घुटने टेक देते, यानी पूरे अंग्रेजों को रात की रात राजस्थान छोड़कर भागना पड़ता या सभी को मौत के घाट उतरना पड़ता। लेकिन दोस्तों विद्रोहियों ने इतना दिमाग से काम नहीं किया, वो इसको छोड़ गए और दिल्ली की ओर कूच कर गए, या फिर उनको दोस्तों इस बात का पता नहीं था कि मैगनीज दुर्ग में गोला बारूद है या अंग्रेजों का शस्त्रागार है। देवड़ी को जून में दहला दिया, टोंक को भी दोस्तों जून में दहला दिया। एरिनपुरा सैनिक छावनी, ये बहुत ही गजब की सैनिक छावनी थी दोस्तों। ये एरिनपुरा पाली जिले में पड़ती थी सैनिक छावनी, और मारवाड़ जो रियासत थी, मारवाड़ जहां राठौड़ राजवंश है, वहां दोस्तों मारवाड़ रियासत का ये प्रमुख सैनिक छावनी थी एरिनपुरा, या मारवाड़ जो रियासत थी उसका प्रमुख केंद्र मानी जाती थी दोस्तों एरिनपुरा। यहाँ के दोस्तों कुछ नवसिखिया सिपाही थे या नौसिखिया जो सैनिक थे, नए नए ट्रेनिंग कर रहे थे, वो दोस्तों आबू में तैनात थे भाई, माउंट आबू में तैनात थे। तो वहां पर दोस्तों इन्होंने सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कर दी। माउंट आबू में 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा के कुछ नवसिखिया सिपाहियों ने माउंट आबू में क्रांति कर दी भाई साहब। वहां से वो लोग एरिनपुर आ गए, एरिनपुरा से दोस्तों ये लोग दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। तो पाली जिले में दोस्तों आहुआ नामक स्थान पर ठहरे भाई। ये कौन से स्थान पर? आहुआ, जहां पर इनका सामना हुआ भाई कुशाल सिंह चंपावत से। सामना का मतलब दोस्तों मुलाकात हुई, दुश्मनी नहीं हुई, कोई युद्ध नहीं हुआ, मुलाकात हुई कुशाल सिंह चंपावत से। कुशाल सिंह चंपावत दोस्तों देश हितैषी था, मातृभूमि की रक्षा करना चाहता था, वो भी अंग्रेजों की सत्ता भारत से उखाड़ फेंकना चाहता था, यानी भारत में दोस्तों अंग्रेजों से वो भी परेशान हो गया था। तो उसने क्या किया दोस्तों, इन विद्रोहियों का साथ दिया। इन 1857 क्रांति में जो भारतीय क्रांतिकारी थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, देश को आजाद करवाने के लिए, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकलाने के लिए, तो उनकी दोस्तों इन्होंने मदद की। तो इस समय दोस्तों जो आहुआ का जो सामंत था कुशाल सिंह चंपावत, जिसके प्रमुख आराध्य देवी थी दोस्तों सुगाली माता, जिसे राजस्थान में 54 हाथों वाली और 10 मुंह वाली माता के नाम से भी जाना जाता है, वो सुगाली माता को दोस्तों 1857 के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी माना जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि सुगाली माता कौन से वंश के शासकों की कुल देवी थी? तो दोस्तों चंपावत शासकों की कुल देवी थी, जैसे कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी सुगाली माता। जब दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा विप्लव हुआ था, ये जो कर्नल होब्स है, इस होब्स ने क्या किया, यहाँ पर दोस्तों विद्रोह को दबाने के लिए अपनी बड़ी सेना लेकर आया था। होम्स के आने से पहले कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में अंग्रेजों को हरा दिया गया था 2 युद्धों में,
एक तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था पाली जिले में, और एक चेलावास का युद्ध हुआ था। बिथोड़ा का युद्ध तो हुआ था 8 सितंबर 1857 को, और जो चेलावास का युद्ध हुआ था वो हुआ था 18 सितंबर 1857 को। चेलावास के युद्ध को दोस्तों कालो गोरो का युद्ध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो चेलावास का युद्ध हुआ था दोस्तों, इसमें एक तो राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल आया था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और दोस्तों एक जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैक मॉसन, वो भी दोस्तों अपनी सेना लेकर आया था। यानी जो मारवाड़ के जो राजा वगैरह थे वो भी इन अंग्रेजों के साथ में थे। तो कुशाल सिंह चंपावत ने क्या किया, इन दोनों युद्धों में दोस्तों उनकी ढंग से मतलब की हालत खराब कर दी, उनको बुरी तरह से हराया। जो दूसरा युद्ध हुआ था ना दोस्तों, चेलावास का युद्ध या कालो गोरो का युद्ध, उसमें इन विद्रोहियों ने क्या किया, जो एजेंट टू गवर्नर जनरल के साथ जोधपुर या मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट आया था ना मैक मॉसन, उसकी दोस्तों गर्दन काट के जो आहुआ का किला था ना वहां पर टांग दिया गया निशानी के तौर पर। और इस एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को यह संदेश दे दिया कि यहां से भाग जा वरना तेरा भी यही असर कर दिया जाएगा। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये असर देख के दोस्तों वहां से 9-2-11 हो जाता है, यानी वहां से भाग जाता है। बाद में दोस्तों ये भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग से मिलकर एक बड़ी प्लानिंग बनाता है, और उसके तहत लगभग बहुत बड़ी सेना लगभग 20,000 सैनिक लेकर ये जो कर्नल होम्स है ना, ये दोस्तों इस एरिनपुरा गांव में पहुंचता है। और यहां पर दोस्तों लगभग चले 4-5 दिन के जो भीषण भयंकर युद्ध के अंदर पूरे आहुआ को इन्होंने जनविहीन कर दिया। ऐसा माना जाता है कि यहां तक के पेड़ पौधों को भी इन लोगों ने काट दिया, अंग्रेजों ने काट दिया, और विद्रोह को यहां पर बुरी तरह से दबा दिया गया। बाद में कुशाल सिंह चंपावत यहां से फरार हो गए। बाद में आगे चलकर 1860 में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इनके ऊपर टेलर कमीशन गठित किया गया, जिसने कुशाल सिंह चंपावत को गवाही न मिलने पर निर्दोष घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान में एरिनपुरा में क्रांति हुई, टोंक में हुई, देवली में हुई, नसीराबाद में हुई। टोंक में कोई सैनिक छावनी नहीं थी। अपने क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन से लोक देवता का जन्म उंड काश्मीर में हुआ भाई? उंडू काश्मीर राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। उंडू काश्मीर राजस्थान के कौन से जिले में है भाई? बाड़मेर जिले में है। तो कौन से लोक देवता का जन्म उंडू काश्मीर में हुआ? पाबू जी का जन्म, मल्लीनाथ जी का जन्म, रामदेव जी का जन्म, देवनारायण जी का जन्म। सही आंसर होगा रामदेव जी का जन्म। रामदेव जी को राजस्थान में कृष्ण का अवतार कहा जाता है। रामदेव जी खुद एक कवि थे जो 24 वाणियों के नाम से किताब लिखते थे। जो आपके रामदेव जी है, इनके पगलिया की पूजा की जाती है भाई। रामदेव जी का जन्म भाद्र शुक्ल द्वितीया को हुआ था। कौन सी तारीख को हुआ था भाई? भाद्र शुक्ल द्वितीया को। तो भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्र शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है प्रतिवर्ष। रामदेव जी की धर्म बहन का नाम था भाई साहब डाली बाई। क्या नाम था भाई? डाली बाई। तो ध्यान रखना ये सभी जानकारियां। मल्लीनाथ जी दोस्तों राजस्थान में राठौड़ राजवंश से थे भाई। ये खुद एक राजा भी थे, मारवाड़ के राजा रहे मल्लीनाथ जी। और मल्लीनाथ जी के कारण ही जो बाड़मेर परगना था, ये बाड़मेर के रहने वाले थे मुख्य रूप से। बाड़मेर परगने का नाम बदलकर दोस्तों मालानी कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था भाई? मालानी। पूछा जाता है मालानी क्षेत्र राजस्थान में कहां पर है? बाड़मेर में। बाड़मेर का नाम बदलकर मालानी किसके नाम पर कर दिया गया था? मल्लीनाथ जी के नाम पर कर दिया गया था। और ये राठौड़ राजवंश के राजा थे। मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा गांव में। बाड़मेर जिले के कौन से गांव में है भाई? तिलवाड़ा गांव में, जहां राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है। पूछ ले जाए राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहां लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी के कारण लगता है। दोस्तों एक और ध्यान रखना, मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम पूछा जाता है कि मल्लीनाथ जी का पत्नी का नाम क्या था भाई साहब? रूपा देव मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम था। पाबूजी दोस्तों राठौड़ राजवंश से जुड़े हुए थे। जो अपने पाबूजी है, पाबूजी का जन्म हुआ था दोस्तों कोल्लू मंडे। बाबूजी का जन्म कहां पर हुआ था भाई? कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ था। ये फलोदी के आसपास में पड़ता है भाई साहब। कोल्लूमंड, फलोदी, जोधपुर, यहाँ बाबूजी का जन्म हुआ था। बाबूजी के दोस्तों पर बाबूजी के ऊपर दोस्तों एक बहुत ही शानदार किताब लिखी गई है जिसका नाम है पाबू प्रकाश। क्या नाम है भाई? पाबू प्रकाश। पूछ लिया जाता है पाबू प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? ओसिया मोड़ जी। कौन थे भाई? ओसिया मोड़ जी। बाबूजी के बारे में ध्यान रखना। बाबूजी को राजस्थान में प्लेग रक्षक देवता कहते हैं। राजस्थान में इसे ऊंटों का देवता कहते हैं। बाबूजी की फड़ राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रही है। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है भाई? बाबूजी की फड़ राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़ मानी जाती है, जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा बजाई जाती है या रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा गाई जाती है। तो बाबूजी के ऊपर पुस्तक लिखी गई है पाबू प्रकाश, जो ओसिया मोड़ जी ने लिखी। बाबूजी की फड़ राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा बजाई जाती है। और बाबूजी का जन्म कोल्लूमंड, फलोदी, जोधपुर में हुआ। यहीं पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है। बाबूजी को राजस्थान में रेबारी जाति के आराध्य लोग माने जाते हैं। यानी राजस्थान में रेबारी जाति के आराध्य देव कौन से हैं भाई? बाबूजी। राजस्थान में प्लेग रक्षक देवता, ऊंट रक्षक देवता,
ऊंटों के देवता किसे माना जाता है भाई? बाबूजी को माना जाता है। रही बात देव नारायण जी की, राजस्थान में देव नारायण जी को दोस्तों लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। आपसे पूछ ले जाए लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? राजस्थान में देव नारायण जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। राजस्थान में सबसे लंबी फड़ देव नारायण जी की है, सबसे छोटी फड़ देव नारायण जी की है, और देव नारायण जी की फड़ दोस्तों जंतर वाद्य यंत्र से बजाई जाती है। कौन से वाद्य यंत्र से भाई? जंतर वाद्य यंत्र से। देव नारायण जी राजस्थान में आसींद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। इनका प्रसिद्ध मंदिर भी है दोस्तों आसींद भीलवाड़ा में, जिनके पिता का नाम दोस्तों, देव नारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज। देव नारायण जी के पिता क्या नाम था? सवाई भोज था। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। आसींद भीलवाड़ा में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। इनका एक अन्य मंदिर दोस्तों देवमाली में भी आपको देखने को मिल जाएगा। देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, सबसे छोटी फड़ है, जो जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा की जाती है। देव नारायण जी को राजस्थान में आयुर्वेद का ज्ञाता भी माना जाता है। देव नारायण जी का राजस्थान में ऐसा मंदिर है जहां पर दोस्तों किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। यहां पर केवल नीम वृक्ष की पत्तियों के द्वारा केवल ईंटों की पूजा की जाती है, यानी बड़ी ईंट की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों लोक देवताओं के बारे में ध्यान रखना, कौन से लोक देवता का जन्म कहां हुआ है, कब हुआ है, उनको वीरगति कहां प्राप्त हुई, उनके बारे में कोई रचना है उसके बारे में ध्यान रखना, उन्होंने कौन से साहसी और बहादुरी पूर्वक कार्य किए, उन सभी की जानकारी आप रखना। कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं।